नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष एडवांस आयुर्वेद की कार्यक्रम आयुर्वेदिक विज्ञान में। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आज के एपिसोड में किडनी फेलियर को लेकर बात करेंगे। तो यदि इस समस्या से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न, आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे सीधा संपर्क साध सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किडनी फेलियर को लेकर हम तमाम जानकारी तो लेंगे ही साथ आप सभी दर्शकों को बता देना चाहूँगी कि वैद्य संजीव भारद्वाज जी ने अब ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया है कि यदि लाइफ में एक बार आपकी किडनी खराब होती है, पूरी तरह से खराब होती है, तो उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से काम करना चालू कर सकती है और आप अपना पहले जैसा जीवन बिता सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं ये आप जानेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी वैद्य संजीव भारद्वाज जी का। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार संजीव जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और किडनी रिवाइवल को लेकर हम लगातार आपसे जानते रहते हैं और अभी तक हमने बहुत कुछ जाना है। मैं आपसे आज ये जानना चाहूँगी कि किडनी हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में किडनी ठीक तरह से काम ना कर रही हो या किडनी जैसा कोई ऑर्गन रहे ना, तो उसके अलावा क्या कोई ऑप्शन हो सकता है? हाँ जी, देखिए आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। अब आधुनिक चिकित्सा पद्धति में डायलिसिस एक ऑप्शन है। लोगों की किडनी काम नहीं करती है तो वो डायलिसिस का सहारा ले लेते हैं। तो मेरे अंदाजे से तो देखिए, मेरा जो अपना जो गणना है उसके अनुसार तो केवल और केवल एक वही ऑप्शन ऐसा है जो लाइफ सपोर्टिव की तरह वर्क कर लेता है। देखिए, दो तरीके से किडनी को ठीक किया जा सकता है। एक किडनी का ट्रीटमेंट हो गया, एक मेंटेनेंस हो गया। जैसे आपने अभी मुझसे पूछा, तो जो किडनी का जो मेंटेनेंस है वो डायलिसिस के थ्रू किया जा सकता है, प्लस साथ में जो ट्रीटमेंट के लिए जो हमारी मेडिकेशंस हैं वही उसको सपोर्ट करेंगी। उसके लिए किस तरीके से कितना उसका कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो जैसे जैसे अपना कम होता जाएगा किडनी को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती आती है। और ऐसा भी नहीं है, देखिए बहुत एडवांस जब स्टेज होती है तब इन डायलिसिस जैसे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज किसी पेशेंट को जरूरत नहीं है उसकी। लोग क्या करते हैं, अपना समय बहुत बर्बाद कर देते हैं। वो पहुंचने से पहले पहले उनको ये पता ही नहीं चलता कि बेसिकली हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। आज मेरे पास एक पेशेंट आए, वो मुझे कहने लगे, कहते कि हम ना 9 साल से पीछे ट्रीटमेंट ले रहे थे और अब जाके 12.5 क्रेटिनिन हो गया। डॉक्टर साहब, वैद्य जी अब बताइए अब क्या करें इसका। हाँ, मैंने कहा भाई अब तुम जहाँ से ले रहे थे, तो उसने कहा जी वो हमारे को मेडिसिन दी उन्होंने और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वालों ने, और वो कहने लगे कि जी आप इसको खाते रहिए, खाते खाते आपका धीरे धीरे करके वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अब वो 8-9 साल के बाद में कि हम इसको ठीक तो कर नहीं सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब वो ना मेंटेन हुआ ना कुछ हुआ, वो बेचारे की 2-5-10% किडनी 1-1.5 क्रेटिनिन के ऊपर वहाँ पहुँचा 1.25 पे, और आज उसका 12-12.5 क्रेटिनिन हो गया। तो कुछ ये एक समस्या है, लोग अज्ञानता जो है ना, कि कुछ फैलाई भी जा रही है अज्ञानता की चलो मरीज को पता नहीं है तो उसको अज्ञानी को बेचारे को वो आपके पास पहुँचा और आपने उसको उठा के कह दिया कि भाई आप ये कर लो और इसके बाद में आपका धीरे धीरे करके होता रहेगा, आपका किडनी को डिटोरिएशन को रोक रहे हैं। और वो ना उसका टेस्ट कराया ना कुछ कराया, उसकी बेचारे की किडनी एक की जगह 99% फेल कर दी और उसके बाद का आप डायलिसिस करा लो। तो वो एक कंडीशन बनती है जिसमें जब आदमी को डायलिसिस जैसे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, मशीन की आवश्यकता पड़ती है अपनी बॉडी को मेनटेन करने के लिए। हमेशा आवश्यकता नहीं है। अगर आपका किडनी ठीक हो रहा है, उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ रहा है, तो डायलिसिस क्या किसी भी मशीन की उपकरण की आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक सिंपल वे में समझ लें, जैसे एक व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन कम हो गई, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे तो ऑक्सीजन उसका टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है। अल्टीमेटली उसके लंग्स को ही ट्रीट करना पड़ेगा, जिस कारण से उसको प्लूमनरी डिजीज हुई, उसको सांस नहीं आ रहा। तो ऐसे ही किडनी का है, जब तक आपकी किडनी फंक्शन नहीं करती तब तक आपको सपोर्टिव के ऊपर रखना पड़ेगा, वो भी अगर उस कंडीशन में कि जब किडनी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई तो उस कंडीशन में रखना पड़ेगा। तो मैं तो अपने दर्शकों से यही अर्ज़ करूँगा, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, अपने उनके अगर आस पड़ोस में भी कोई ऐसा मरीज़ है जो बेचारा किडनी फेलियर से पीड़ित है, तो उनको ये बड़ा उपकार का काम है, जन कल्याण का काम है कि अगर वो उसको भेज देते हैं और वो कहते हैं भाई ठीक है तुम अपना जाकर अपना वहाँ वैद्य जी से इलाज शुरू करा लें। क्योंकि ये चीज़ देखिए, अब ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। हमने 200 से ज़्यादा पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है जिनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पहले कम था और अब उनका हमारी मेडिसिन लेने के बाद में बढ़ गया। हमारे लिए रीनल स्कैन DTPA एक बड़ा कॉमन टेस्ट है जिसको हम हर मरीज़ का कराते हैं कि वाकई उसकी GFR कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कितनी डैमेज हुई और उसके अनुसार अब उसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आफ्टर टेकिंग दैट मेडिसिन आई। जब वो अगर वो उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है
तो फिर वर्ल्ड की कोई भी लेबोरेटरी, वर्ल्ड का कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि आपकी किडनी ठीक नहीं हो रही। तो उसको वैज्ञानिक रूप से जब हमने सिद्ध कर दिया, तो फिर अब उसके ऊपर इफ एंड बट और क्वेश्चन मार्क तो रहा ही नहीं उसके लिए। तो अब तो वो तो उसमें कुछ मतलब ही नहीं है उसके ऊपर, तो अब संशय और वो तो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तो एक सिंपल वे में मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, अब इसके ऊपर तो कोई भी संशय जी नहीं है। बिल्कुल, तो यानी कि कुछ समय के लिए आपको डायलिसिस का सहारा ज़रूर लेना पड़ सकता है, लेकिन अगर अल्टीमेटली आपकी किडनी जी काम करना बिल्कुल शुरू। प्रियंका जी, वो उस कंडीशन में है मैंने फिर पहले भी बताया था, वो उस कंडीशन के अंदर है जिस कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट ये कहता है कि जी मेरा क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, वो भी उन लोगों की वजह से जो उसको बेचारे को झुलाते रहे कि हाँ जी आपका हो जाएगा, बीपी की दवाई दे दी, उसकी दवाई दे दी, उसका बेचारे का टाइम खराब करते रहे और वो बेचारा 2 क्रेटिनिन की जगह 15 क्रेटिनिन तक उसको लेके आ गए। उन लोगों की वजह से उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो डायलिसिस की भी उसको कोई आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ पहली जी कॉलर है, बिल्कुल। उनसे बात करेंगे। रेखा जी। हेलो। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, ये बोल रहे थे जैसे हमारे मामा जी है, उनका 70% किडनी खराब हो गई है। आपने कौन सा टेस्ट कराया मैडम जिससे आपको ये पता चला जिसमें 70% किडनी खराब हुई? मतलब रायपुर में हम करवाए थे टेस्ट। कौन सा टेस्ट कराया था मैडम रायपुर में? रायपुर में उतना हम कंफर्म नहीं बता सक रहे, मतलब टेस्ट करवाए तो उसने बोले कि ऑपरेशन कराना होगा। जी मैडम बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन तो नहीं इसके लिए बिल्कुल भी कामयाब। ऑपरेशन तो मैं कहता हूँ कि ऑपरेशन तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। लोगों को ऑपरेशन की डॉक्टर सलाह दे देते हैं, ऑपरेशन सक्सेस ही नहीं है। देखिए सक्सेस इसको थोड़ा ना कहते हैं कि आपकी साल 2 साल किसी की किडनी चल गई तो वो सक्सेस हो गया। अब एक पेशेंट ने मान के चलिए उसकी किडनी खराब हुई, किडनी खराब होने के बाद में आपने उसका ऑपरेशन करा लिया। चलिए वैसे तो लोग ओटी से भी बाहर नहीं आ पाते, चलो कोई साल 2 साल चली गई, साल 2 साल। अब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, 2 साल के बाद जब वो किडनी दोबारा फेल होगी तो अल्टीमेटली उस कंडीशन के अंदर आप फिर किडनी का डोनर ढूंढते फिरोगे। जब वो किडनी का डोनर नहीं मिलेगा और किडनी फेल हो चुकी है तो उस कंडीशन में आप फिर डायलिसिस ही कराओगे। तो ये तो एक चीज़ समझ में आ गई कि एक पेशेंट की किडनी फेल है, उसका डायलिसिस हो रहा है, वो मेंटेन हो रहा है, प्लस साथ में उसकी जीएफआर बढ़ाने के लिए वो मेडिकेशंस ले रहा है। उन मेडिकेशंस के द्वारा धीरे धीरे करके उसकी किडनी इंप्रूव हो रही है और आने वाले समय में वो डायलिसिस उसकी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। अगर आपका जीएफआर बढ़ता है तो आपका डायलिसिस तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाना है। अब आपने उसके किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, अब वो बेचारा किसी दीन का नहीं रहा, ना तो वो इधर करा ना उधर करा, ना वो वैद्य जी की दवाई ले सकता है, ना उसका जिनसे उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया उसके पास कोई इलाज है। अगले के 5-10 लाख रुपए लेकर उसकी एक किडनी ट्रांसप्लांट कर दी और उसके बाद एंड ऑफ द डे वो चली या नहीं चली, या साल 6 महीने चल गई किसी की, या 2 साल चल गई, तो उसके बाद फिर वो बेचारा किडनी ढूंढता फिर रहा है, घर द्वार बिक गया, उसके बर्तन बिकने को तैयार हो गए और अल्टीमेटली फिर वो डायलिसिस पे आ गया। तो ऐसे तो मैं तो ऐसी किसी को भी सलाह, ऐसी गलत सलाह मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा। मैं तो ये, मेरा तो मानना ये है, मेरा मत है। कोई अगर इससे अगर भिन्न मत भी रखे तो उससे देखिए मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल तार्किक बात है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर डायलिसिस उसकी तरफ जाता है, ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है, तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है या कुल्हाड़ी पे ही अपना पाँव मार रहा है और उससे एक चीज़ एडवांस कर रहा है। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पाँव मार रहा है, जिससे कि कोई बचने की गुंजाइश ही ना रहे उसकी। उसने बेचारे के पास में जो एक ऑप्शन था जिसके द्वारा वो ठीक हो सकता था कि चलो मैं आज इसका इलाज कर रहा हूँ, साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से मैंने सिद्ध कर दिया कि किडनी खराब हो जाए तो किडनी ठीक हो सकती है। अब उसका ऑपरेशन हो गया और किसी कारण से उसकी बॉडी को ने रिजेक्ट कर दिया उस किडनी को, तो अल्टीमेटली फिर तो जिस चीज़ को बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया उसके लिए तो मैं क्या, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो उसको दोबारा ठीक कर दे। तो जो उसके पास एक ऑप्शन था मेडिसिन का, उसने वो अपने हाथों से ही उसको तिलांजलि दे दी, उसको बंद कर दिया। तो ऐसे तो देखिए ऐसी चिकित्सा का तो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे ट्रीटमेंट का तो कोई यूज़ बनता ही नहीं है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर उनके 70% किडनी फेलियर है, कितनी भी है, तो आपको इमीडिएटली वो ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहिए। मैडम रेखा अग्रवाल जी, आप इमीडिएटली उस ट्रीटमेंट को शुरू कराएं, जिससे कि अल्टीमेटली वो जो चीज़ जो आपकी माता जी या भाई साहब जिनके साथ भी आप बता रही हैं, मामा जी के साथ, उनकी वो फिर प्रॉब्लम का समाधान हो सके। दूसरा मुझे अभी ये भी देखना पड़ेगा कि वो 30% किस आधार पे कह रहे हैं, उसके लिए विशेष जांच होती है, उसका नाम रीनल स्कैन डीटीपी होता है। अगर ये उनकी जांच हुई है तो उसमें प्रत्येक किडनी का पता चलेगा कि कौन सी वाली किडनी का कितने % फंक्शन हुआ है, कम है, ज़्यादा है, वो सब कुछ उसके अंदर क्लियर आ जाएगा हमारे को। उसके अनुसार जब हम चिकित्सा करेंगे आगे, अगर वो फंक्शन हमारा बढ़ेगा तो हमारे को उसी टेस्ट के अंदर दोबारा पता चलेगा, इन ए वेरी सिंपल वे। तो ये इसका एक प्रोसीजर होता है, तो आपको इस प्रोसीजर को मैडम फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल भी इसके अलावा और कोई प्रोसीजर गलती से भी उसके बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए एक सही रास्ता है, हित का रास्ता है।
जी बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर आपने रेखा जी को तो गाइडेंस दे दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि रेखा जी के साथ हमारे ऑडियंसेस को भी गाइडेंस ज़रूर मिल गया होगा कि जब आपकी अपनी किडनी काम कर सकती है तो आपको ट्रांसप्लांट का ऑप्शन चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेहतर ऑप्शन या बेहतर रास्ता जब आपके सामने है तो गलत रास्ता अगर आप चुनते हैं तो ये आपकी गलती है। हम आगे बढ़ेंगे और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजीव जी, यहाँ की अगला प्रश्न मैं आपसे यही करने वाली थी कि ट्रांसप्लांट कितना सक्सेस होता है और कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। हालांकि हमारे कॉलर के माध्यम से हमें ये जवाब पहले ही मिल चुका है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ट्रांसप्लांट जितने लोग कराते हैं उसमें कितने % होते हैं जो थोड़ा बहुत टाइम बिता पाते हैं या स्पेंड कर पाते देखिए, हैं? मैं ना ट्रांसप्लांट को आज तक समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? कि एक व्यक्ति का ट्रांसप्लांट हुआ और ट्रांसप्लांट होने के बाद में उसको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी गई। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब इम्यून सिस्टम को दबाने वाली। अब वो बेचारा इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन खा रहा है, उसने किडनी ट्रांसप्लांट करा ली, तो जो भी बैक्टीरिया हवा के थ्रू जा रहा है उसके शरीर के अंदर, वो उसके लंग्स के ऊपर सीधा इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ही उन बैक्टीरिया को, बाहर की गंदी हवा को या उसके द्वारा जाने वाले किसी भी बैक्टीरिया को मारता है। अब आपने इम्यून सिस्टम को सरप्रेस कर दिया इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन खा के, तो ये तो कन्फर्म है कि आपकी किडनी काम करे या ना करे, आपको टीबी जरूर हो जाएगी अगर आपने किसी कारण से इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन को लेना शुरू कर दिया। तो बताइए ये कैसी चिकित्सा हुई कि आप एक किडनी फेलियर का पेशेंट लेके गए और उसको ऐसी मेडिसिन और ऐसी चिकित्सा पे डाल दिया कि उसको टीबी होने को तैयार हो गई बेचारे को। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेने से ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, उसके अंदर वो कोई बात नहीं, उसका साइड इफेक्ट है। इम्यून सिस्टम सरप्रेस होगा तो बैक्टीरिया जाएगा, बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है, तो उसको आप देखेंगे। तो इसलिए अब उसकी सक्सेस रेट का क्या लेना देना है कि आपने 1 साल अगर किडनी को चला भी लिया, 1.5 साल, तो उतने में जो आप उसको चलाने के लिए दवा खा रहे हैं, तो जिस वक्त वो किडनी फेल होगी साथ में टीबी साथ में लेके होगी। मैक्सिमम लोगों को होती है, जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट होती है उनको मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इसका सख्त विरोध करता हूं, क्योंकि इसका कोई तर्क और वो है ही नहीं, तो जिसका बेस और आधार ही नहीं है, तो उसके लिए उस ट्रांसप्लांट का तो कोई यूज़ ही नहीं है। तर्क और आधार नहीं है ना, बिना तर्क और आधार का है। अच्छा, ऐसा भी है कि चलो बिना तर्क और आधार को आजमाना भी पड़ सकता है, किंतु जब लोगों की किडनी वैसे ही ठीक हो रही है तो पहला ऑप्शन तो उनके लिए ये हुआ ना। मैं किसी सेमिनार में बैठा, मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब व्हाट इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर किडनी फेलियर? उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पर इसका लास्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट है। तो मैंने कहा अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए तो वो कहने लगे अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए तो फिर हम इसका डायलिसिस इसका लास्ट ऑप्शन हुआ। तो मैंने कहा और लास्ट ऑप्शन जीवन को अगर थ्रेटनिंग मिल रही है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो लास्ट ऑप्शन तो उसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, लास्ट ऑप्शन तो उसका डायलिसिस हुआ। कि एक पेशेंट बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है, चलो वो डायलिसिस करा रहा है, अल्टीमेटली उसने अगर वहाँ पर उसको लगा तो अपना मेडिकेशन लेता रहेगा, धीरे धीरे उसका बंद हो जाएगा। अब उसने बेचारे ने ये क्या हुआ कि पहले उसको किडनी फेल हुआ, पहले वो 10 साल दवाई खाता रहा, 10 साल दवाई खाने के बाद फिर उसका एक की जगह 99% किडनी फेल हो गई। फिर वो वहाँ गया, डॉक्टर साहब ये क्या हो गया? उसने कहा जी अब डायलिसिस करा लो। फिर उसने कहा जी नहीं जल्दी ट्रांसप्लांट कराओ, रात में, बहुत ज़्यादा जल्दी है, लाओ 5 लाख 10 लाख जो है आपके पास में फटाफट घर बेच के, और उसके बाद उसने उसकी किडनी ट्रांसप्लांट कर दी। फिर उसकी किडनी फेल हो गई, फिर वो डायलिसिस पे चला गया। मतलब ये क्या मजाक है क्या कोई? ये चिकित्सा है कि क्या है? ये कौन सा प्रोटोकॉल है? जी बिल्कुल। हम आगे बढ़ेंगे संजीव जी, और हमारे अगले कॉलर हैं उनसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने दूर दराज के दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप ईमेल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट संजीव जी तक पहुँचा सकते हैं, और रिपोर्ट के बाद पूरी जानकारी लेने के बाद आप दवाइयाँ कुरियर के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और सुधीर जी हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करेंगे। सुधीर जी। यस मैडम, यस, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताएं क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मदर के लिए कुछ मेरे को पता करना था जी। उनका क्या है, पहले शी वाज सफरिंग फ्रॉम एसएलई का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से नाउ शी हैज बीन डायग्नोसिस्ड विद आईएलडी। अब आईएलडी होने की वजह से उनके ऑक्सीजन एक्सटर्नल लगा रहता है कॉन्सेंट्रेटर के थ्रू, बट यही है कि उनकी ओवरऑल दिस थिंग इज गोइंग फॉर लास्ट 3 years। अब उनकी कंडीशन काफी डिटेरियोरेट होती जा रही है डे बाय डे, और ऑक्सीजन का सप्लीमेंट से भी ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता, धीरे धीरे वीकनेस काफी ज्यादा हो रही है, और फीवर भी अब ऑन रेगुलर बेसिस आने लगा है, जो कि एसएलई का एक सिम्टम होता था पहले। नहीं, वो एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज है ये। देखिए जब भी ऑटो इम्यून डिजीज होगी तो वो आपके खुद के जो सेल्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देती है, और अल्टीमेटली जो हमारे खुद की बॉडी का जो सिस्टम है, वो बॉडी का सिस्टम हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार आपने बताया कि उनको फीवर आना शुरू हो गया, तो देखिए लीवर और फीवर दोनों के अंदर VER इसीलिए कॉमन है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब
भी अगर आपका कहीं भी अगर इम्यून सिस्टम आपके शरीर को डैमेज करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका लीवर उस प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना बंद कर देगा। जिस प्रकार आपने बताया कि उनको एसएलई थी, उनको ऑक्सीजन का सपोज करो समस्या हुआ, ऑक्सीजन आज उनको नहीं अपने बॉडी के अंदर पहुंच रहा, आप उनको एक्सटर्नल दे रहे हैं, तो ब्लड में लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण उनके लीवर के अंदर भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा और अल्टीमेटली अब ये कंडीशन पहुंच गई है पेशेंट की कि उसको रेगुलर बेसिस पे फीवर आता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके ब्लड सेल्स में इन्फेक्शन होता है, वाइट ब्लड में हो या रेड ब्लड में हो, जिसके कारण से उसको ये दिक्कत आती है। तो सर अगर आप इसका चाहते हैं तो इसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर होता है। आप चाहें तो अपनी माताजी की जो भी रिपोर्ट्स आपने कराई हैं उनको आप लेके हमारे पास में आ सकते हैं। आप आएंगे तो उसके अनुसार जो भी चिकित्सा होगी वो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे धीरे धीरे करके उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके। देखिए ये कंडीशन एक बड़ी वर्सन कंडीशन होती है कि पेशेंट बेचारे को पता नहीं चल पाता किसी कारण से कि कहाँ पर उसको सही इलाज मिल रहा है। जैसे आपने बताया कि काफ़ी समय से आप इलाज करा रहे हैं और अल्टीमेटली फिर उसके बाद में उनकी कंडीशन और डिटोरिएट होती जा रही है, यानी कि ख़राब होती जा रही है। तो अब पेशेंट है वो बेचारा घूमता रहा 10 साल 5 साल वो इधर उधर चिकित्सा लेता रहा, अल्टीमेटली आपकी तरफ हमें कॉल कर रहा है कि हमारी कंडीशन जहाँ थी उससे और ज़्यादा बिगड़ गई कंडीशन हमारी। तो इतनी बिगड़ने का रीज़न ये है कि वहाँ पर उसको चिकित्सा मिली ही नहीं है, चिकित्सा है ही नहीं उस पद्धति में। अब क्या हुआ, जितनी उनकी इम्यून सिस्टम के अंदर ताकत थी उसने अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके मेनटेन करने की कोशिश करी। ऐसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिनकी किडनी फेलियर हो जाता है एसएलई के कारण, और 100 तरह की पेनक्रिया फेल हो जाता है, कि कुछ लोगों की स्प्लीन ही काम करना बंद कर देती है एसएलई के कारण। ऐसे भी केसेस मेरे पास में जिनकी स्प्लीन केवल एसएलई के कारण काम करना बंद कर गई और उनका आज ब्लड ही मेंटेन नहीं हो रहा, उनको हर 5वें दिन 10वें दिन ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो जिस ऑर्गन के ऊपर या ग्लैंड के ऊपर वो वर्क कर रहा है इम्यून सिस्टम या उसको डिटोरिएट कर रहा है, वो उसी से संबंधित कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपकी माताजी के लंग्स पे किया तो उनको ऑक्सीजन से संबंधित दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो मेरा तो सजेशन उनको यही है कि अगर उनके पास में उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं अगर वो लाकर मुझे मिलेंगे तो उनका समाधान मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा और वो सक्सेस भी होगा, क्योंकि जिस चीज़ का बेस है वो हमेशा सक्सेस होती है, जिस चीज़ का बेस नहीं है वो 10 साल बाद आप खुद देख रहे हैं कि आपकी माताजी और डिटोरिएट हो गई है इम्प्रूव होने के बजाय। जी बिल्कुल, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने ऑडियंस को ज़रूर बता देना चाहूँगी कि किडनी फेलियर को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। तो यदि आपके भी कोई प्रश्न, आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या फिर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको संजीव जी के मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे संजीव जी, और हमारे खान पान में जैसा आजकल हो रहा है कि आप मैक्सिमम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से यूरिया हो या फिर हम जितने भी केमिकल्स ले रहे हैं या हम जितनी दवाइयों का यूज़ करते हैं, ख़ासतौर से पेन किलर्स का यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही साथ खान पान भी अब उस तरह से प्योरिटी के साथ नहीं रहा है, तो इसका कितना फ़र्क पड़ता है? क्या किडनी फेलियर का ये भी एक कॉज हो सकता है? बिल्कुल 100% किडनी फेलियर का ये तो पक्का कॉज है, इसमें तो कोई शक और संदेह मुझे है ही नहीं कि जिस प्रकार से लोग खाने पीने के अंदर कर रहे हैं। देखिए खेतों में इतना यूरिया डाला जा रहा है, फिर कह रहे हैं जी ब्लड यूरिया बढ़ गया। यूरिया डलेगा तो यूरिया नहीं तो क्या वहाँ पर जो ना गुलाब का फूल थोड़ा ना बढ़ेगा ब्लड के अंदर। आप देखिए कि कितना यूरिया, कितना वहाँ पर दूध बना रहे हैं। त्योहारों का सीजन आता है, इतनी तो गाय भैंसे नहीं जितना वहाँ पर खोया हमारे को ना प्रोवाइड हो जाता है। तो वो खोया कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? अल्टीमेटली केमिकल से बनाया जा रहा है। दूसरा, बची कुची कसर हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ जो आजकल चल रही हैं उन्होंने पूरी कर दी। वो कैसे? वो ऐसे कि अब एक पेशेंट है, उस बेचारे को कुछ हुआ, उसको स्टेरॉइड्स के ऊपर डाल दिया, उसको पेन किलर्स के ऊपर डाल दिया और अल्टीमेटली उसकी बॉडी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही ख़राब कर दिया। जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस ख़राब हुआ तो उसको बेचारे को ये समझ नहीं आ रहा कि अब मेरे लिए है क्या, अल्टीमेटली रास्ता क्या है। ये बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा से ये एक रास्ता जो मरीज़ हैं हिंदुस्तान के उनके लिए निकला है। बाहर वालों को तो अभी पता भी नहीं है इसका, ये तो केवल हिंदुस्तान के मरीज़ों को ही मिल पा रहा है कि चलो किडनी फेलियर हो गया और अल्टीमेटली उसके लिए आज को इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी साइंटिफिक तरीके के साथ ये प्रूव कर रहा है कि किडनी फेल ठीक हो जाती है। नहीं तो वर्ल्ड में मैंने तो अभी तक किसी को देखा नहीं जिसने ये साइंटिफिकली प्रूव किया हो। कहने में और करने में अंतर होता है। मैंने तो उसको साइंटिफिकली प्रूव किया कि देखिए किडनी फेल अगर हो जाती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। रिज्यूनेशन ऑफ सेल हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हम मेंटेन कर सकते हैं और उसको मैंने मेंटेन किया और अल्टीमेटली आई गेट सो मेनी रिजल्ट्स आउट ऑफ देयर। तो वो तो है ही। अब अगर सपोज करो कोई आदमी उस चीज़ को समझेगा तो उसको समझ में आएगा कि वाकई जो मैं कह रहा हूँ उस बात के अंदर कितना तथ्य है, क्योंकि जो चीज़ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो जाए उसके लिए तो फिर कोई क्वेश्चन मार्क इफ एंड बट होता ही नहीं। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर हमारे साथ हैं सूबे सिंह जी, जयपुर से हैं। सूबे सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। संजीव जी आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल रखिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरे क्या है, सोनोग्राफी करवाई थी तो उसमें दिया था रीनल शैडो ऑब्स्क्योर्ड। किडनी वाली जो गवीनी होती है ना, गवीनी बोलते हैं,
जी क्या सर आपकी वो आप जो बोल पा रहे हैं ना, आपकी एक्चुअली जो टर्मिनोलॉजी है वो प्रॉपर क्लियर नहीं है, आप उसको दोबारा बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इसमें मैंने एक सोनोग्राफी करवाई थी। हाँ, उसमें क्या लिखा है? उसमें ये दिया है रीनल, हाँ, आगे? जो रीनल शैडो, हाँ, शैडो ऑब्सक्योर्ड। अच्छा, ऑक्सीलेट सर, वो मैं बताता हूँ, वो एक्चुअली पता है क्या है कि कई बार हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जैसे बेरियम, कैल्शियम, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर दैट इज कॉल्ड, वहाँ पर एक शेडो बन जाता है उसका। तो वो चीज़ आपकी उसमें नज़र आ रही है, और वो इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ पर जो किडनी के आसपास की आउटलाइन है वो आपकी किडनी से ज़्यादा डबल हो गई है। तो उसके रीज़न के कारण एक है, इसके लिए आपको मैं एक टेस्ट बताता हूँ सर। आप वो वहीं पर ही, आपका जयपुर में आप बोल रहे हैं, जयपुर में ही कोई डायग्नोस्टिक होगा जहाँ पर वो टेस्ट हो जाएगा, आप उसको करा लीजिए, और उसके बाद में आप जितनी जल्द हो सके मुझसे आप आके मिल लें। अगर उसके अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस भी होगा तो उसको भी मैं एज सून एज पॉसिबल क्योर करने की कोशिश करूँगा, कि किसी कारण से अगर वहाँ पर कोई डिपॉजिट हो गया, कोई भी मेटल या कोई भी केमिकल या फिर कोई भी अगर हमारा बेरियम, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, तो उस कंडीशन से आपको कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए फिर मैं आपको प्रयत्न करके बताऊँगा कि किस तरीके से क्या हो सकता है। उससे पहले जो मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, उस टेस्ट को आप लिख लीजिए, रीनल स्कैन DTPA, रीनल स्कैन RENAL स्कैन SCAN DTPA, ये टेस्ट आप करा लीजिए। ये टेस्ट आप कराएंगे तो अल्टीमेटली उसके बाद उसकी क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आई सजेस्ट यू व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द राइट वे फॉर यू। जी बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर गाइडेंस आपने दे दिया है सूबे जी को, और मैं यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहूँगी कि जिस तरह से सूबे जी ने अभी कॉल करी, पेशेंट को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि उनको कौन से टेस्ट कराए जा रहे हैं और क्या डायग्नोस होकर निकला है बाद में। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी भी कुछ स्थितियाँ किडनी को लेकर आती हैं जो पेशेंट समझ नहीं पाता है और बाद में वो स्थिति किडनी फेलियर तक? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा बहुत सा होता है। देखिए, लोग शुरू में जिस प्रकार उनको डायबिटीज़ हुआ या उनको किसी तरह की कोई समस्या हुई, वो डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने उनको कुछ मेडिकेशंस के ऊपर या ऐसे स्टेरॉइड्स के ऊपर डाल दिया, जोड़ों का दर्द हुआ वहाँ चले गए, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते रहे, और अल्टीमेटली उसका कई बार क्या होता है कि इन बिटवीन भी BP हाई हुआ और कुछ कैपिलरीज उसकी डैमेज हो जाती हैं। डैमेज हुई तो अल्टीमेटली उसका एंड में रिजल्ट ये निकलता है कि कैपिलरीज तो डैमेज हो गई, अब उसकी यूरिन के अंदर प्रोटीन जाना शुरू होता है। ये सबसे पहली स्टेज है किडनी फेलियर की, एल्बुमिन पास होना शुरू हो जाता है। तो यूरिन टेस्ट, रूटीन यूरिन आप महीने में 2 महीने में एक बार कराएं, उसमें ना तो सुई लगनी है ना कुछ लगना है, कोई टेंशन नहीं है। आप जाइए, यूरिन रूटीन को आप नियम से कराएं। जैसे जैसे आपका यूरिन रूटीन होता जाएगा उसके अंदर आपको पता चलता रहेगा अगर कहीं एल्बुमिन ट्रेस हो रहा है या फिर एल्बुमिन जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उस तरीके से आप समझ के चलें कि वो आपकी किडनी फेलियर के लिए नॉक है। वो बता रहा है कि देखिए आप, मैं इस तरीके से आपकी बॉडी में आगे होने वाला हूँ, तो उसके बाद में अगर आप उसको पूरी तरह फेल करके अगर हमारे पास आएंगे उतना समय ज़्यादा लगेगा। आपको सिम्टम बताया, आपने एल्बुमिन यूरिन चेक कराया और आपको वहाँ पर उसमें एल्बुमिन आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी वहाँ पर किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, यू शुड ट्रीट इट। और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। आप थोड़ा इसको, दर्शक मेरे, ऐसे समझ लें कि एक सीढ़ी की तरह है। पहली सीढ़ी पे अगर आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो उतरने में उससे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको फील होगा, उतनी ही जल्दी आप उतर पाएंगे। अब अगर आप 10वीं सीढ़ी पे चले गए तो वहाँ से उतरने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो जितना ज़्यादा समय लगेगा तो हो तो फिर भी जाना है, लेकिन मैटर ये है कि इतना ज़्यादा समय बर्बाद करने की तब आवश्यकता है जब आपको लगे इस तरीके का कि कोई उसकी कोई यूज़ है। जब आप इनिशियल स्टेज पर उसको ट्रीट कर सकते हैं तो फिर समय की बर्बादी तो फिर नहीं करनी चाहिए, वो तो मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे। और दर्शकों, किडनी फेलियर को लेकर आज हम लगातार बात कर रहे हैं, तो यदि आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ वैद्य संजीव भारद्वाज जी ने अब ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया है कि किडनी यदि आपकी ख़राब भी होती है तो वो पूरी तरह से पहले की तरह काम कर सकती है और आप पहले की तरह ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको संजीव जी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजीव जी, हम आगे बढ़ेंगे और किडनी को लेकर जैसे कि अभी हमने अपने कॉलर्स के व्यूज़ भी सुने हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि किडनी के बारे में पता चलता है तो लोग सबसे पहले ऑपरेशन की बात कर देते हैं। उस ऑपरेशन में स्टार्टिंग में करते क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, वो ऑपरेशन की बात तो देखिए लालच के वशीभूत कोई कर रहा है, अदरवाइज ऑपरेशन की बात वो क्यों करेगा, आप मुझे बताइए ना। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आए, उन्होंने कहा जी हम ना 10 सर्जन के पास गए और 10 के 10 ने सर्जरी की सलाह दी। तो मैंने कहा अगर आप 1000 सर्जन के पास भी जाते तो वो भी आपको 1000 के 1000 सर्जरी की सलाह देते। रीज़न क्या है, सर्जन का काम ही सर्जरी करना है, उसकी रोटी सर्जरी से चल रही है, अगर वो काटेगा नहीं तो उसको कुछ मिलेगा कैसे। इन वेरी सिंपल वे। देखिए, बात बहुत सीधी और स्पष्ट है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो परफेक्ट है।
अब एक क्या 1000 सर्जन के पास जाएंगे, सबका काम ही सर्जरी करने का, चाहे वहाँ ज़रूरत है या वहाँ ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि वो सर्जरी की सलाह क्यों दे रहे हैं। अब उनकी पैथी में अगर जब ट्रीटमेंट ही नहीं है तो वो सर्जरी की सलाह देंगे, कुछ तो पेशेंट को देंगे ही। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, उसके पास किसी चीज़ का ट्रीटमेंट ना हो, जब वापस आएंगे तो 10 15 20 मेडिसिन आपको लिख के दे देंगे, जिसमें 10 15 जो होंगी वो विटामिन, ये वो फालतू की मेडिसिन होंगी, और 2 4 5 अपना बीपी की दवाई लिख दी, 1 आध 2 अपना कैल्शियम की दवाइयाँ लिख दी, बस उसके बाद वो उनका पर्चा पूरा हो गया। उसके बाद मरीज जो भी होगा वो उसके बाद भगवान भरोसे है, मरीज उसका जो होगा वो, क्योंकि उसके बीमारी का ट्रीटमेंट ही नहीं है केमिकल्स के द्वारा। वो चीज़ हो ही नेचुरल सकती है, जो चीज़ नेचुरल हो सकती है उसको केमिकल के द्वारा तो किया ही नहीं जा सकता। अगर केमिकल द्वारा किया जा सकता होता तो आज यूरिया खाने के बाद में लोगों को कैंसर नहीं हो रहा था। पंजाब से एक ट्रेन चलती है, वो केवल कैंसर के अपने मरीजों को बीकानेर लेके जाती है। वो रोज टीवी में भी आता है, अखबार में भी आया, आमिर खान के प्रोग्राम में भी आया, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से हाईलाइट किया गया। क्यों किया गया? केमिकल जो होता है ना, वो केमिकल आपकी बॉडी का हिस्सा ही नहीं है, चाहे वो यूरिया है चाहे वो कैसा भी हो। आप गाय का यूरिन है, उसके अंदर भी यूरिया है, आप उसको खेत में डालो, किसी को कैंसर नहीं होगा। गाय का यूरिन लोग दवा की तरह प्रयोग करते हैं, जबकि यूरिया तो आपके यूरिन में भी पास आउट हो रहा है। 0.25% तो यूरिया ही पास आउट होता है, उसके अंदर 94% वाटर है, 1% सोडियम होता है, ये सारी चीज़ें ऑक्सीलेट होता है, उसके अंदर अलग अलग करके क्रेटिनिन होता है 1.5% जो हमारी किडनी पास करती है। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप इन नेचुरल कोई भी चीज़ करेंगे, जो आपको केमिकल खाने की सलाह दे रहा है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको केमिकल लिख के दे दिए, आप ये वाली गोली खा लो, ये वाली दवाई खा लो, ये कैप्सूल खा लो। जब वो सुबह उठता है तो वो रोटी खाता है, दोपहर को खाना खाएगा तो वो सलाद लेगा, फाइबर फ्रूट लेगा, तो वहाँ वो नेचुरल क्यों ले रहा है? उसको बोलो वहाँ भी टैबलेट ही खा ले, सुबह उठे रोटी की जगह टैबलेट खा ले, उसमें क्या एतराज़ है, जब उसकी तो ज़िंदगी का हिस्सा ही वही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जो चीज़ केमिकल है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसका रीज़न ये है कि केमिकल हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एक्सेप्ट कैसे करेगी? जब वो चीज़ नेचुरल चीज़ है हमारी, तो नेचुरल चीज़ कैसे कर लेगी एक्सेप्ट? आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल। संजीव जी, फर्टिलाइजर्स की जैसे आपने यहाँ पर बात करी है, तो ऑर्गेनिक फूड के ऑप्शन को यदि हम देखें तो क्या कुछ हो सकता है? आप बिल्कुल, देखिए ऑर्गेनिक फूड आजकल बहुत चल रहा है और कई आउटलेट्स ऐसे खुल रहे हैं जिनमें ऑर्गेनिक फूड होता है। वो तो खैर देखिए एक ऑप्शन है ही, ऑर्गेनिक फूड तो है ही, लेकिन जिस तरीके से ऑर्गेनिक फूड आपके लिए हितकर है, उसी तरीके से ये ऑर्गेनिक मेडिसिन होगी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो नेचुरल मेडिसिन है, तो ऑर्गेनिक मेडिसिन नेचुरल मेडिसिन हो गई आपके लिए। इनसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कोई मैडम हो ही नहीं सकता। रीज़न उसका ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो उसको देखना ये है कि मेरी बॉडी में कौन से केमिकल की कमी है। अब वो केमिकल, अब मतलब बॉडी में भी तो हमारे नेचुरल केमिकल्स हैं। अब जैसा मान के चलें कि अब आपकी बॉडी में पोटेशियम कम हो गया, अब पोटेशियम के लिए हमारे को पोटेशियम के पाउच लेने की आवश्यकता नहीं है। हम नारियल खा रहे हैं तो नारियल में 100% पोटेशियम है। लोगों को मोशन के अंदर ब्लड आता है, लोगों को कोएगुलेशन प्रोसेस खराब हो जाता है। आज मैं दर्शकों के सामने बताता हूँ मेरी रिसर्चेज क्या हैं। विटामिन के लगाया जाता है जब आप इमरजेंसी में किसी भी उसके अंदर जाते हैं हॉस्पिटल में, और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो हमारे खेत के अंदर सरसों लहलाती है उसके अंदर मैक्सिमम 94% उसके अंदर विटामिन के होता है। अगर किसी भी मरीज को कोएगुलेशन खराब हो, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर हम उसको सरसों के, जो सरसों का साग होता है उसका अगर हम रस निकाल के, जिस तरह गाजर का रस निकालते हैं, 1 गिलास अगर उसको पिलाएंगे तो उसकी इमीडिएटली वहाँ पर ब्लीडिंग रुक जाएगी। वो ब्लीडिंग सरसों की वजह से नहीं रुक रही, विटामिन के की वजह से रुक रही है। ऑप्शन 2 हैं, नेचुरल और इननेचुरल। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नेचुरल किस चीज़ के अंदर क्या मिलना है, कौन सी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल कम हुआ। जो वैद्य डॉक्टर इस चीज़ को समझेगा वो आपको इमीडिएटली उसी प्रकार से अच्छी से अच्छी सलाह दे पाएगा। उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं आपको केमिकल लेने की। जी बिल्कुल संजीव जी, और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें आपके माध्यम से मिल रही है। दवाइयों को लेकर तो मिलेगी, इन प्रॉब्लम्स को लेकर मिलेगी, मुझे लगता है कि फूड को लेकर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि किडनी फेलियर को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम में इतना ही है। तो आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या किडनी को लेकर कोई भी पेशेंट है जिसको संजीव जी के मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजीव जी, आपने अपना कीमती समय हमें स्टूडियो में दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैद्य संजीव भारद्वाज जी से मिलने या अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य संजीव भारद्वाज, 412 5वीं मंजिल, वेस्ट एंड मॉल, हिल्टन होटल के नजदीक, जनकपुरी वेस्ट, दिल्ली। पिन कोड नंबर है 110058। हमारा फोन नंबर है 09871461610 और 0114807
9707। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है arogya22@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.vaidyashree.com।